हेलो एवरीवन। पॉलिटी सब्जेक्ट के चैप्टर 1 के पार्ट 1 में हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हमने जान लिया था। ये जो लेक्चर है ये इस चैप्टर का जो बचा हुआ पोर्शन है जिसमें हम कुछ अधिनियम कवर करने वाले हैं, और हो सकता है कि फर्स्ट लेक्चर में से क्वेश्चन इतने पुटअप ना किए जाएं, बट ये जो सेकंड लेक्चर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है। तो इसी चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको ध्यान देना है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर में हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे 1773 के अधिनियम के बारे में। अब तक हमने 1726 का अधिनियम पढ़ लिया था और 1773 में हमने कुछ चीज़ें कवर कर ली थी। जैसे हमने यहाँ तक ये देख लिया था कि बंगाल के गवर्नर का पद जो हो गया था, अब बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया था। और हमने ये चीज़ भी देख ली थी कि कंपनी का प्रशासन एक इंग्लैंड में चलता था और एक भारत में चलता था। इंग्लैंड में देखते थे निदेशक मंडल और भारत में कंट्रोल करता था गवर्नर जनरल और उसकी परिषद। इसकी परिषद में 4 सदस्य थे, फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल। अब यहाँ से आगे हमें पढ़ना था। अब यहाँ से आगे क्या देखना है, मैंने आपसे बताया था कि एक तो जो लाल कलर से लिखा हो वो ध्यान रखना है, और जो मैं इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ एटलीस्ट वो तो पढ़ ही लेना है। इसमें इम्पोर्टेंट तो बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ऐसे याद करनी है कि आप इस चैप्टर में उन चीज़ों को ज़रूर ही ध्यान रखेंगे। अब इसमें जैसे मैंने बताया है कि 1774 का जो कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है 1774 में, ये एक महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, और इस न्यायालय में यानी भारत में सबसे पहला न्यायालय बना, सर्वोच्च न्यायालय, ये बना 1774 में। कहाँ बना? कलकत्ता में। और इसके मुख्य न्यायाधीश बने सर एलिजा इम्पे। ये नाम आपको ध्यान रखना है कि भारत के जो पहला 1774 में न्यायालय बना था उसके मुख्य न्यायाधीश पहले कौन थे। और इनके साथ अन्य न्यायाधीश थे जैसे चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। ठीक है, इतनी चीज़ें ध्यान रखने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस अधिनियम में हमें आगे और क्या पढ़ना है। आगे बात कर लेते हैं इस अधिनियम के बारे में। देखिए, 1773 के अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता दो बातों की रखी गई। एक तो कि जो गवर्नर का पद होता था उसका नाम कर दिया गया था बंगाल का गवर्नर जनरल, जो बने थे वारेन हेस्टिंग्स। दूसरी बात ये थी कि उसमें बनाया गया था एक सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, जो बना था कलकत्ता में। और कब बना था? 1774 में बना था। और इसके जो सर मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा इम्पे। अब ये न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय था। ये न्यायालय एक कैसा न्यायालय था? अभिलेख न्यायालय था, है ना। अभिलेख क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया क्योंकि गवर्नर को निर्णय से पूर्व इस न्यायालय में पंजीकृत करना पड़ता था। यानी जो गवर्नर जनरल था, अगर वो कोई निर्णय लेने वाला है तो ऐसा नहीं कि उठो और निर्णय ले लो। उसे पहले क्या करना होगा कि वो उस उच्चतम न्यायालय में जाएगा, उस निर्णय का पंजीकृत कराएगा, और उसके बाद वो निर्णय आगे इम्प्लीमेंट हो सकता है। ये थी 1774 के न्यायालय की एक महत्वपूर्ण विशेषता। उसके अलावा अब तक कंपनी के कर्मचारी जो धांधला कर रहे थे वो इस वजह से कर पा रहे थे क्योंकि लाइसेंस का कोई चेकिंग होता नहीं था, और अपना कुछ भी कोई भी कुछ भी बेच रहा, लाइसेंस की कोई व्यवस्था थी नहीं। बट 1774 में ही बिना लाइसेंस प्राप्त किए कोई व्यापार नहीं कर सकता था, ऐसा रूल बनाया गया। ठीक है, तो ये रेड कलर से है, आप समझ सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद फोर्ट विलियम के सैनिक और असैनिक का अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया। मतलब अब इस टाइम पे अगर किसी को पावरफुल बनाया जा रहा है तो वो बनाया जा रहा है गवर्नर जनरल को। फोर्ट विलियम क्या था? एक बिल्डिंग थी जहां अंग्रेजों का मुख्यालय था। उसके जितने भी सैनिक और असैनिक शासन थे उसकी जो अधिकार था वो किसे दे दिया जा रहा है? गवर्नर जनरल को दे दिया जा रहा है। अब ये पोर्शन है कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध था। ये इस टाइम पे था केवल नॉर्मली, बट इतना नहीं कि आप ऐसा कर लेंगे तो आपको मृत्युदंड दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं था। इसके बाद एक
एक्ट निकल के आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है, इसमें वर्ड जुड़ा हुआ है सेटलमेंट। सेटलमेंट मतलब किसी चीज़ का सेटलमेंट करना पड़ेगा, और वो सेटलमेंट किस चीज़ का? एक्ट ऑफ सेटलमेंट में किस चीज़ का सेटलमेंट? इसमें ये सेटलमेंट था कि गवर्नर जनरल की परिषद जो नियम बनाएगी, पहले नियम बनाती थी ना, तो नियम बनाने के बाद उसे पंजीकृत कराना होता था सुप्रीम कोर्ट में। बट अब उसे सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा आया किसमें? एक्ट ऑफ सेटलमेंट में। और इसीलिए इस एक्ट का नाम पड़ता है बंगाल का जुडिकेचर। जुडिकेचर मतलब जुडिशरी से जोड़कर, कि आपको न्यायालय जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस एक्ट का नाम देख लेते हैं कि अन्य नाम क्या क्या था। संशोधनात्मक अधिनियम, बंगाल का जुडिकेचर एक्ट। ठीक है, अब इस अधिनियम में दो बातें ध्यान रखनी थी 1781 के में, कि एक तो जो सुप्रीम कोर्ट में पंजीकरण का सिस्टम था वो ख़त्म हो गया था। दूसरी चीज़ ये कि पहली बार भारतीयों के जो रीति रिवाज थे, अंग्रेज उन्हें उल्लंघित करते थे, यानी उसका शोषण, यानी उसको एक तरीके से टॉर्चर, यानी वो रीति रिवाज नहीं निभाते थे जो भारतीयों के थे। इस चीज़ को कहा गया कि आप भारतीयों का रीति रिवाज को उल्लंघित मत कीजिए, आप अपने काम से काम रखिए। अब इसके बाद जो अगला अधिनियम आता है, वो आता है 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। पीट्स इंडिया एक्ट ये ऐसा अधिनियम है, इतना इम्पोर्टेंट हो सकता है कि आगे आने वाले समय में, मतलब आगे जो 1858 के बाद के अधिनियम है वो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और एक 1813 के बाद के अधिनियम बहुत इम्पोर्टेंट है। बट अब तक के अधिनियमों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई अधिनियम है, तो वो है 1784 का अधिनियम। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, और जैसा कि पहले ही आपसे बता चुका हूँ कि रेड कलर में कुछ है अगर लिखा हुआ, तो आप उस पर वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। इस अधिनियम की पहली विशेषता ये थी कि इसमें कंपनी का जो क्षेत्र होता था, वो था तो भारत में ही ना, बट वो भारतीय क्षेत्र ना कहला करके अब कहलाने लगा था ब्रिटिश क्षेत्र। क्या कहलाने लगा था? ब्रिटिश क्षेत्र। और इस एक्ट के विरोध में वारेन हेस्टिंग्स ने अपने पद से त्याग दे दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पीट्स इंडिया एक्ट के विरोध में किसने अपने पद से त्याग दिया। ठीक है, तो किसने दिया? वारेन हेस्टिंग्स ने। दो बातें अब तक देखी 1784 में, एक तो ब्रिटिश क्षेत्र कहा गया, दूसरा वारेन हेस्टिंग्स ने अपने पद से त्याग दिया। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये देखनी है हमें कि इंग्लैंड में जो अब तक प्रशासन देख रहा था, वो कौन देख रहा था? केवल निदेशक बोर्ड। कौन देख रहा था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, और इस टाइम पे एक नई सिस्टम निकल के आता है, यानी जो क्राउन होता है, यानी जो महाराजा होता है, यानी जो वहाँ की सरकार होती है इंग्लैंड की, वो कंपनी के प्रशासन में हस्तक्षेप करना शुरू कर देती है। वो कैसे? अब तक केवल कौन कंट्रोल कर रहा था? निदेशक बोर्ड, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसमें सदस्य कितने थे? 24 सदस्य थे। अब अंग्रेज अपने 6 सदस्यों को, यानी क्राउन अपने 6 सदस्यों की एक कमेटी, यानी एक ग्रुप का एक निकाय बनाता है, एक संस्था बनाता है, और जिसका नाम रखते हैं ये नियंत्रक मंडल। और ये सब कहाँ हो रहा है? इंग्लैंड में हो रहा है ना? नियंत्रक मंडल कहाँ बनाया जा रहा है? इंग्लैंड में बनाया जा रहा है। तो किस प्रकार देख रहे हैं आप कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन था? तो इंग्लैंड में पहले केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते थे, जिसे निदेशक मंडल कहते थे। बाद में 1784 के अधिनियम में क्राउन ने अपना हस्तक्षेप किया, यानी सबसे पहले सरकार का हस्तक्षेप ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में कब हुआ? तो वो होता है 1784 में। किस प्रकार हुआ? कि क्राउन ने अपने 6 सदस्य नियुक्त किए, जिसका नाम रखा गया नियंत्रक मंडल, और कार्य भी डिवाइड कर दिया गया। निदेशक बोर्ड का कार्य था कि आप उन पर रूल बनाएंगे जो कार्य व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है, और नियंत्रक मंडल वालों से ये कह दिया कि आप उन पर रूल बनाएंगे जो कार्य प्रशासनिक और सैनिक कार्यों से संबंधित है। ठीक, अब इसमें थे सचिव, थे चांसलर ऑफ एक्सचेकर, थे प्रीवी काउंसिल थे। यहाँ प्रीवी काउंसिल के 4 सदस्य, यानी सीधे यहाँ से क्राउन के द्वारा चुने गए 4 सदस्य, एक सदस्य सचिव के रूप में, एक सदस्य चांसलर ऑफ एक्सचेकर के रूप में था। ठीक, अब उसके बाद 1781 के बाद
कि कुछ घटनाएं हैं 84 की, कि इसमें मैंने जैसे पहले बताया लाल कलर से है, गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई। आपने देखा था कि 1773 में जब केंद्रीकरण हुआ था तो व्यवस्था कैसे चल रही थी? इंग्लैंड में कौन चला रहा था? निदेशक मंडल। भारत में कौन चला रहा था? गवर्नर जनरल। कहाँ का? बंगाल का। और उसके साथ 4 सदस्य थे जिनके नाम क्या थे? फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल थे। ऐसा ही था ना? अब उन 4 सदस्यों में से एक सदस्य को हटा दिया जाता है। ठीक, ऐसा नहीं कि लास्ट तक बारवेल यही बने रहे, उनके पदों पर कोई और भी आते रहे। ठीक है, तो उनमें से एक सदस्य की संख्या कम कर दी जाती है और वो कर दी जाती है 1784 में। अब इसे याद कैसे रखें कि संख्या 3 की गई थी, संख्या 3 की गई थी। तो इसे याद रखने के लिए आप एक मेथड कर सकते हैं कि 84 में वर्ड है चोर। 84 में वर्ड क्या है? चोर। और चोर किस में है? परिषद में है। तो कोई अगर चोर है तो उसे हटा दिया जाएगा ना, तो हटा देंगे तो 3 हो जाएंगे 4 से। तो ये याद कर सकते हैं कि 3 कब हुए? 3 तब हुए जब कोई व्यक्ति चोर निकला था। ठीक है, तो 84 में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई थी? 3 हो गई थी। ये ध्यान रखना है। ठीक, अब उसके बाद ये ऊपर वाला पॉइंट आप इग्नोर कर सकते हैं, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। बट ये नीचे वाला आप देख लीजिए। कंपनी के मामले में ब्रिटिश सरकार का पहली बार नियंत्रण हुआ। पहली बार ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण, आपने देखा कि नियंत्रक बोर्ड बना दिया गया, तो ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद अगला अधिनियम है 1786 का अधिनियम। और 1786 के अधिनियम में 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ प्रदान की गई। गवर्नर जनरल था कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और गवर्नर जनरल की परिषद अगर कोई निर्णय लेती है तो गवर्नर जनरल उन्हें विशेष परिस्थितियों में बर्खास्त कर सकता है। तो ये तो लिखा हुआ है, बट हमें इसे याद भी करना है। तो याद करने के लिए मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ, ये मेरा अपना डेवलप किया हुआ है। 1786 में वर्ड है छियासी, और 86 से हमें वर्ड निकालना है छी। 86 से क्या वर्ड निकालना है? छी। और ये आपको लाइन लिख लेनी है यहीं पे जब आप नोट्स बना रहे हैं कि छी प्रधान सेनापति का काम कितना खराब है। छी प्रधान सेनापति का काम कितना खराब है, इसे बर्खास्त कर दो, इसे बर्खास्त कर दो। अब इसमें जैसे आपको अधिनियम पढ़ा 1786, तो 86 में आपने वर्ड सुना छी, है ना? और छी जब आपने सुना तो आपको ये लाइन याद आ जाएगी कि छी प्रधान सेनापति का काम कितना खराब है, इसे बर्खास्त कर दो। प्रधान सेनापति से मतलब किसका है? कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति दे दी गई। काम से मतलब किसका है? कॉर्नवालिस का। बर्खास्त से मतलब किसका है? कि परिषद की जो निर्णय थे वो विशेष परिस्थितियों में क्या कर सकता था? वो बर्खास्त कर सकता था। तो ये था 1786 का अधिनियम। आगे बढ़ते हैं। 1793 का अधिनियम या चार्टर एक्ट, चार्टर ही कहते हैं राजलेख को। ठीक है, मतलब जारी किया गया एक चार्टर यानी राजलेख। 1793 के अधिनियम में 2 बातें याद रखनी है कि नियंत्रक मंडल के सदस्यों को वेतन भारतीयों के राजस्व से दिया जाने लगा था। दूसरी बात, जो गवर्नर जनरल पहले परिषद के निर्णय केवल विशेष परिस्थितियों में हटा सकता था, उसे अब वो किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत कर सकता है। तो 1793 में याद रखना है, 93 का मतलब है तेरे आने वे, तेरे आने से, तेरे आने से भारत के राजस्व पर भार बढ़ा। तेरे आने से क्या बढ़ा? भारत के राजस्व पर भार बढ़ा। यानी बाहर से कोई आया तो वो आया जब, तो भारत के राजस्व पर क्या बढ़ा दिया उसने? भार बढ़ा दिया। तो इसे जैसे आपसे पूछा गया कि 1793 में क्या हुआ, तो आपको वर्ड निकालना है तेरे आने से। और तेरे आने से क्या हुआ? भारत के राजस्व पर क्या बढ़ा था? भार बढ़ा था। किसका बढ़ा था? नियंत्रक बोर्ड के सदस्यों को वेतन दिया जाने लगा था ना। ठीक है, अब आते हैं 1813 का अधिनियम। 1813 के अधिनियम में हमें देखना है कि जो 1813 का अधिनियम है उसमें सबसे पहली चीज़ ये की गई कि भारतीयों की शिक्षा पर कुछ खर्च करते हैं। क्योंकि जब ये बाहर से अंग्रेज़ों को कार्य करने के लिए बुलाते थे तो उनकी सैलरी इन्हें हाईली पेड करनी पड़ती थी, यानी वो बहुत पैसे लेते थे तब काम करते थे। तो ये सोच रहे थे कहीं ना कहीं भारतीयों को शिक्षित कर दो और सस्ते में इन्हें थोड़ा बहुत काम करवा लेंगे इनसे। तो ये सब चीज़ें जो थी वो चल रही थी। अब इसमें क्या होता है कि
एक तो हो गया भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान। जब आपने किसी को 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए दिए उस टाइम पे, तो ऐसा तो है नहीं कि आप किसी एक ही जगह पर खर्च करके आ जाएंगे। वो पैसा कहाँ खर्च किया जाए, इसके लिए एक कमेटी बनती है जिसका नाम है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। इस कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं लॉर्ड मैकाले। क्लियर। उसके बाद भारत में कंपनी के अलावा कोई अन्य भी व्यापार कर सकता था। यानी अब तक क्या हो रहा था कि केवल कंपनी व्यापार कर रही थी, और इस अधिनियम में ये कह दिया गया कि आपका जो एकाधिकार है वो केवल चीन और चाय के साथ है। उसके अलावा कोई भी अगर दूसरा आता है तो वो अदर चीज़ों पर व्यापार कर सकता है। और इसके अलावा जो ईसाई मिशनरीज थे वो भारत में आने की उन्हें अनुमति प्राप्त हो गई थी। अब इसे कैसे याद करें, इतना लंबा प्रोसेस है। तो इसे याद करने के लिए इसमें वर्ड है 1813। 13 में वर्ड निकालना है, 13 में वर्ड निकालना है 13। और आपको ये लाइन लिख लेनी है। कैसे याद रखेंगे कि तेरा 1 लाख रुपया मैं कल दूंगा, तेरा 1 लाख रुपया मैं कल दूंगा, और अगर जल्दी है तो तू मुझसे चाय चीनी ले जा। अगर जल्दी है तो तू मुझसे चाय चीनी ले जा। और अगर तुझे विश्वास नहीं है तो हम चर्च चल के कसम खा लेते हैं। अगर तुझे विश्वास नहीं है कि मैं तेरा 1 लाख रुपया दे दूंगा तो हम चर्च चल के कसम खा सकते हैं। तो इसमें मैं तेरा तेरा 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया मतलब शिक्षा पर 1 लाख रुपया कल दूंगा, मैं कल दूंगा यानी मैकाले उसके अध्यक्ष बनेंगे। अगर जल्दी है तो चाय चीन यानी चाय चीन पर केवल एक अधिकार। और उसके अलावा अगर नहीं है, चर्च क्यों जा रहे हैं हम, क्योंकि ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति मिल गई थी। ठीक। अब उसके बाद आगे देख लेते हैं। इसके बाद आता है 1833 का राजलेख। और ये राजलेख इम्पोर्टेंट राजलेख है। इसके बारे में हमें ध्यान रखना है कि हम कैसे इसको याद रखेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन इम्पोर्टेंटली रूप से पूछे जाते हैं। यानी इस राजलेख को आप इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या हुआ। पहले लाइन है, बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कब बना, है ना। और भारत का गवर्नर जनरल कब बना, वो 1833 में बना। पूरे भारत के लिए अब कानून कौन बनाता था, भारत का गवर्नर जनरल। और ये बनता कौन है, विलियम बेंटिक बनता है। कौन बनता है, विलियम बेंटिक। अब जो गवर्नर जनरल है, जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल के ऊपर नियंत्रण परिषद, गवर्नर जनरल के ऊपर जो है नियंत्रण किसका है, परिषद का है। यानी कहीं ना कहीं जो ऊपर कंट्रोल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, उसका गवर्नर जनरल के ऊपर नियंत्रण है। ठीक है। अब उसके बाद आगे देख लेते हैं। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार होता है समाप्त। कैसे, जैसे कंपनी अब तक व्यापार केवल किस पर कर रही थी, चीन चाय का उनका एकाधिकार रह गया था ना। अब वो भी कंप्लीटली कर देते हैं ये समाप्त। और वो करते हैं कब, 33 में। तो दो बातें हमने ध्यान रखनी है कि ये एक ऐसा टाइम था जब पावर दे दी जा रही थी भारत के गवर्नर जनरल को, और कंपनी का जो व्यापार का एक अधिकार था वो हो रहा था धीरे धीरे कंप्लीटली समाप्त। ठीक है। कंपनी एक प्रशासनिक निकाय बन के रह गया। ये एक क्वेश्चन है कि किस राजलेख के अनुसार कंपनी एक केवल प्रशासनिक निकाय बन के रह गया। तो इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी इम्पोर्टेंट कर लेना। एक तो ये वाला, कंपनी का एक अधिकार कब समाप्त होता है कंप्लीटली, और ये वाला कंपनी एक निज प्रशासनिक निकाय बन जाता है। अब इसमें क्या होता है कि गवर्नर जनरल की परिषद थी, कितने सदस्य थे, 3 थे ना, जब 84 में एक चोर निकला था। अब हो जाता है एक नया कानूनी सदस्य जोड़ा जाता है, तो हो जाते हैं, कितनी संख्या हो जाती है, 4 सदस्य हो जाते हैं। और ये 4 जो होते हैं ये पूर्ण सदस्य नहीं था, यानी ये अस्थायी सदस्य था। और ये बनता है मैकाले। अब मैकाले सिफारिश करता है कि भाई हमें एक आयोग बनाओ जिसका नाम रखो विधि आयोग। तो 1833 का राजलेख 34 में क्या बनता है, विधि आयोग बनता है। उसके बाद रंग जाति धर्म के आधार पर भारतीय अयोग्य ठहराए नहीं जाएंगे, ये बात भी कही गई।
भारतीयों को अपने देश में प्रशासन में हिस्सा दिया जाएगा, ये बात कही गई इस अधिनियम के तहत। देश के प्रशासन में हिस्सा कब मिला? 1833 में मिलता है। अब उसके बाद स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता के बाद 1955 में एक विधि आयोग बनता है। एक तो विधि आयोग बना है 1834 में, एक विधि आयोग बना है 1955 में। इस विधि आयोग के अध्यक्ष होते हैं शीतल बाड़। कौन है? शीतल बाड़। इस विधि आयोग के अध्यक्ष हैं शीतल बाड़। और यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट निकल के आता है, सिविल सेवकों के लिए खुली भर्ती आई तो सही, लेकिन वो बंद कर दी गई, कम्प्लीटली आगे नहीं चल पाई। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी नोट अगर मैं कहीं लिखता हूँ तो उसे भी आप ध्यान रखना है। ठीक है, तो नोट में क्या है कि सती प्रथा का अंत जो किया वो किसने किया? विलियम बेंटिक द्वारा शारदा एक्ट और बाल विवाह अधिनियम के तहत किया गया। दास प्रथा का अधिनियम का किसने करा? एलन बरो के द्वारा किया गया। अब इसे याद कर लेते हैं पूरे अधिनियम को एक कहानी के रूप में। सॉरी। अब वो कहानी क्या है? 1833 को हम कहते हैं हटारे 33। हटारे 33। हटारे 33 की बेटी अब पूरे भारत की क्या बन गई है? गवर्नर जनरल। हटारे 33 की बेटी अब क्या बन गई है? पूरे भारत की गवर्नर जनरल। अब वो पहले जिस कंपनी में काम करती थी या जिस कंपनी से निकाली गई थी उसे ही समाप्त कर दिया। पहले वो किस में काम कर रही थी उसे समाप्त कर दिया। अपने बॉडीगार्ड के रूप में किसे रखती है? काले को रखती है। अपनी बॉडीगार्ड के रूप में किसे रखा? काले को रखा। अपने घर वालों को क्या दिया? हिस्सा दिया। और बाद में अपनी सहेली शीतल के घर घूमने चली जाती है। ठीक है, अब इसमें से कैसे क्या क्या निकालना है? हटारे 33 अधिनियम हो गया। बेटी विलियम बेंटिक बनता है पूरे भारत का गवर्नर जनरल। और जिस कंपनी में वो काम करती है उसे समाप्त करने का क्या मतलब है कि कंपनी के सारे अधिकार क्या कर दिए जाते हैं? एक अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं। बॉडीगार्ड के रूप में यानी एक नया सदस्य उसने रखा था, किसे? मैकाले को, यानी काले को। और अपने घर वालों को हिस्सा देना, यानी भारतीयों को प्रशासन में हिस्सा देना भी इसमें शुरू हुआ। और बाद में शीतल के घर, यानी कहाँ? विधि आयोग बना ना 1955 में, उसके यहाँ चली जाती है। बेटी ने सती प्रथा बंद की और उसके वर ने दास प्रथा। ये भी एक न्यूमोनिक है कि बेटी ने क्या करी? सती प्रथा बंद की। और एलन बरो ने क्या की? दास प्रथा। तो इसमें इतना ही। अब बढ़ते हैं अगले अधिनियम की ओर। और ये आज के लेक्चर का हमारा अंतिम अधिनियम है। ठीक, 1853 की जब हम बात करते हैं तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको कुछ अगर याद रखना है तो वो रखना है भारतीय केंद्रीय विधान परिषद। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद। और उसके अलावा अगर आपको कुछ याद रखना है तो पहले आईसीएस कौन थे? पहले आईसीएस कौन बने? और पहली बार खुली भर्ती किसके टाइम में आई? 53 के टाइम में आई। अब इसमें एक नया पद निकल के आता है कमांडर इन चीफ का या लेफ्टिनेंट गवर्नर का। ठीक है, अब इस अधिनियम को कैसे ध्यान रखेंगे? 53 में है तेरापन। तेरापन। और तेरापन में हम जोड़ सकते हैं पनीर। तेरा पनीर। ठीक है, जब आपने 1833 का अधिनियम देखा था तो 1833 में ये देखा था कि बेटी लास्ट में कहाँ गई थी? अपनी सहेली शीतल के यहाँ घूमने गई थी। और जब वो घूमने गई तो उसे खाना था शीतल के हाथ का बना हुआ पनीर। अब वो पनीर खाती है, तेरापन को तेरा पनीर कर देना ना, तेरा पनीर। और तेरा पनीर जब वो खाने पहुंची और वो है क्या? भारत की गवर्नर जनरल। तो उसके साथ एक परिषद चलेगी ना, परिषद आएगी ना उसके साथ। तो केंद्रीय विधान परिषद कब आई? जब वो उसके घर पनीर खाने गई। ठीक है, और उसके अलावा आईसीएस कब बने? यानी उसके साथ पहले आईसीएस आए रविंद्र सत्येंद्र नाथ टैगोर, है ना। और उसके अलावा उसके साथ आते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, कमांडर इन चीफ। तो ये सब कब आते हैं? जब वो पनीर खाने जा रही थी। ठीक है, तो ये है अधिनियमों के बारे में। आशा करता हूँ आप सभी पढ़ रहे हैं अच्छे से। और एक चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है इसमें कि जो विधि सदस्य आया था 33 में, वो कम्प्लीटली स्थायी रूप उसे कब दिया गया? वो दिया गया 1853 में। ठीक, सो इनफ फॉर टुडे, दैट्स इट।